ओपनिंग सीन में हम एक कपल को कार में देखते हैं जिनका नाम हनीफ और नादिया था और उनके 2 बेटे थे जिनका नाम संदी और हाकी था। उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम दीना था और ये पांचों एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये लोग एक ऑर्फनेज जा रहे थे क्योंकि हनीफ वॉज एन ऑर्फन और बचपन में अडॉप्ट हो जाने से पहले तक वो इसी ऑर्फनेज में रहा करता था जहां उसे ऑर्फनेज के ओनर मिस्टर बांदी ने ही पाला था। नाउ मिस्टर बांदी काफी ओल्ड और बीमार हो गए थे और हनीफ उनसे ही मिलने जा रहा था। ये फैमिली खूब इंजॉय और बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे बट देन सडनली उनकी कार से कुछ टकराता है। हनीफ और नादिया चेक करते हैं तो रोड साइड में उन्हें एक डियर पड़ा हुआ दिखता है। ये लोग सोचते हैं कि उनकी कार से ये डियर रोड क्रॉस करते वक्त टकरा गया होगा और इसीलिए वो लोग कार स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एज एन ऑडियंस हमें दिखाया जाता है कि रोड की दूसरी साइड एक लड़की भी पड़ी हुई थी। एनीवेज वो लोग ऑर्फनेज पहुंचते हैं जहां उनका वेलकम मामान और सिटी करते हैं जो कि इसी ऑर्फनेज में रहते थे और क्योंकि उन्हें किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया था इसीलिए वो यहीं ऑर्फनेज में ही रह गए। वहीं पीछे एक दूसरी कार से एंटोन और जेफरी अपनी अपनी वाइफ्स ईवा और लीना के साथ आते हैं और ये दोनों भी इसी ऑर्फनेज में रहा करते थे और ये लोग हनीफ के दोस्त भी थे। सब लोग ऑर्फनेज में एंटर करते हैं और यहाँ अंदर अभी सिर्फ 2 ही बच्चे थे जिनका नाम हसबी और रानी था। हनीफ मामान से ऑर्फनेज के बाकी बच्चों के बारे में पूछता है जिसपे मामान से कि वो बच्चे पिकनिक पर गए हैं और शाम तक वो लोग वापस आ जाएंगे। सभी लोग मिस्टर बांदी को देखने उनके रूम में जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार और वीक थे। वहाँ हसबी और रानी बच्चों को ऑर्फनेज घुमा रहे थे जहाँ हसबी उन्हें बताता है कि वो यहाँ बचपन से ही रह रहा था और रानी को उसकी मदर 10 साल की एज में यहाँ छोड़कर चली गई थी। नाउ रानी इस बात पे थोड़ा वियर्ड रिएक्ट करते हुए बोलती है कि मेरी मदर मुझे लेने आएगी। हसबी और रानी बच्चों को उनका बेडरूम दिखाते हैं और इसी बीच हाकी बाहर एक रूम के पास जाकर खड़ा होता है जो कि लॉक्ड था। रानी हाकी को ढूंढते हुए आती है और वो हाकी को बताती है कि ये रूम पिछले 20 सालों से लॉक्ड है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई साल पहले इस ऑर्फनेज में मिस मीरा नाम की एक लेडी काम किया करती थी। एक दिन वो लेडी ऑर्फनेज की एक लड़की मुरनी को बाहर ले जाकर चिल्लाने लगी कि उस पर किसी शैतान का साया है। ऑर्फनेज के लोगों ने उन्हें पागल कहा और उन्हें इसी रूम में बंद कर दिया। मिस मीरा इसी दरवाजे पर अपना सर पटक कर इसे खुलवाने के लिए चिल्लाती रही लेकिन जब तक सबने ये डोर खोला तब तक मिस मीरा अपना सर पटक पटक कर मर चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद वो बच्ची मुरनी भी ऑर्फनेज से हमेशा के लिए गायब हो गई। खैर इसके बाद हम सभी को मिस्टर बांदी के रूम में एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते देखते हैं जहां वो लोग अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हुए ओल्ड एल्बम्स वगैरह देख रहे थे। इन्हीं एल्बम्स में से एक में मिस मीरा और मुरनी की इमेज साथ में थी। हनीफ बताता है कि मिस मीरा काफ़ी अच्छी लेडी थी और बचपन में वो ही उन सब का ध्यान रखती थी लेकिन एक दिन वो कुछ अजीब हरकत करने लगी थी एज इफ वो पागल हो गई हो और इसीलिए उन्हें मिस मीरा को एक रूम में बंद करना पड़ा वेयर शी इवेंचुअली डाइड। खैर रात को डिनर के बाद हनीफ अपनी कार से कुछ सामान निकालने जाता है जहां वो नोटिस करता है कि उसकी कार के बोनेट पे ब्लड स्टेन है और एक क्लॉथ पीस भी फंसा हुआ था। अब हनीफ काफ़ी परेशान हो जाता है बिकॉज आते वक्त उसकी कार से कोई टकराया था और उस डेड डियर को देखकर उसे लगा था कि उन्होंने एक डियर को ही हिट किया है लेकिन शायद वो गलत थे। अब हनीफ एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर जेफरी के साथ चेक करने जाता है जहां अभी भी वो डियर पड़ा हुआ था। आसपास ही चेक करने पर रोड की दूसरी तरफ उन्हें एक लड़की की बॉडी दिखाई देती है। हनीफ फौरन ही समझ जाता है कि एक्चुअली में सुबह उनसे इस लड़की का ही एक्सीडेंट हो गया था और जेफरी थिंक्स कि ये लड़की मर चुकी है। वहीं रोड साइड में थोड़ी दूर एक ट्रैवल बस भी खड़ी थी और उसके अंदर ऑर्फनेज के बच्चे ही थे जो पिकनिक के लिए निकले थे लेकिन ये सब यहाँ मरे पड़े थे। एंड द स्ट्रेंज थिंग वाज कि ये सभी बच्चे इंक्लूडिंग द ड्राइवर काफ़ी स्ट्रेंजली वुंडेड थे। लाइक किसी की आइज गायब थी तो किसी का सर फटा हुआ था और सभी अपनी सीट पर ही बैठे हुए थे। ये सब हनीफ और जेफरी को काफ़ी अजीब लगता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली यहाँ क्या हुआ था। हनीफ पुलिस को कॉल करने का ट्राई करता है बट ये एरिया जीरो नेटवर्क जोन था। अब क्योंकि पुलिस स्टेशन यहाँ से 2 घंटे की ट्रैवल डिस्टेंस पर था इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वापस ऑर्फनेज जाकर वहाँ लैंडलाइन से पुलिस को कांटेक्ट करेंगे। ये दोनों उस लड़की की बॉडी को कार में रखते हैं और ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं। यहाँ एंटोन उनका वेट कर रहा था और कार में पड़ी उस बॉडी को देखकर एंटोन काफ़ी डर जाता है। हनीफ एंटोन को सब बताता है और एंटोन का कहना था कि ऑर्फनेज का लैंडलाइन भी खराब है और इसीलिए एंटोन खुद पुलिस स्टेशन जाएगा।
ये लोग बाकियों से इस बात को अभी भी छुपा कर रखने का फैसला करते हैं क्योंकि इस सब से पैनिक होकर लोग काफी डर जाएंगे। तो पुलिस स्टेशन जाते वक्त एंटोन एक्सीडेंट वाली लोकेशन को विजिट करता है क्योंकि उसे अपनी आंखों से देखना था कि वहां आखिर क्या हुआ। एंटोन के बस में एंटर करते ही बस का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है और वहां अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज उठकर खड़ी हो जाती है। एंटोन घबराकर बस का डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन डोर तो लॉक था। यही दरवाजे के मिरर में हम बाहर एक वियर्ड सी वुमेन को ब्लैक ड्रेस में देखते हैं और इसी के बाद सभी डेड बॉडीज अपनी जगह पर चली जाती है। तभी अचानक बस के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स एंटर कर जाते हैं और वो एंटोन के माउथ में एंटर करते हुए उसके शरीर को अंदर से खा लेते हैं जिससे एंटोन की डेथ हो जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम और जेफरी और उसकी वाइफ लीना को किसी बात पे लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ लीना रूम से बाहर जाकर फ्रूट्स खाने लगती है। लीना के एक हाथ में नाइफ थी और खाते खाते वो एक मिरर के सामने जाती है। मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर लीना को ऐसा फील होता है जैसे वो मोटी हो गई है और तभी हम लीना को उसी नाइफ से अपनी नेक और टमी की स्किन को पील करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ ईवा जो अपने रूम में अकेली थी, उसके ऊपर अचानक ही कुछ इंसेक्ट्स गिर जाते हैं। शी ट्राइज टू गेट रिड ऑफ देम, पर वो उसके मुंह के अंदर एंटर कर जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू लीना, जेफरी लीना को अपनी स्किन पील करते हुए देखता है और वो लीना को संभालता है। लीना भी फौरन रियलाइज करती है कि वो क्या कर रही थी और अपनी इस हालत को देखकर वो बेहोश हो जाती है। जेफरी नादिया और हनीफ को मदद के लिए बुलाता है और वो लोग लीना को पिक करके उसे हॉस्पिटल ले ही जा रहे होते हैं कि तभी ईवा अपने रूम से बाहर आती है। ईवा कुछ बोल नहीं पा रही थी एंड शी वॉज चोकिंग। फिर अचानक वो वॉमिट करती है जिसमें काफी ब्लड और कुछ बड़े बड़े इंसेक्ट्स निकलते हैं। इन्हीं में से एक इंसेक्ट ईवा के आर्म में क्रॉल करके घुस जाता है जिससे ईवा काफी डर जाती है और वो अपनी ही आर्म की स्किन को नोच कर उस इंसेक्ट को बाहर निकालती है। इसके बाद ईवा बेहोश हो जाती है। यहाँ के लोग अब काफी ज्यादा डर गए थे और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो लोग किसी तरह ईवा और लीना को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं और कार चलाते वक्त नादिया को रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली बार बार एक ही जगह आ जा रहे हैं, यानी कि समहाउ वो गोल गोल घूम रहे हैं एंड वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इस पॉइंट में मैं अपनी फेवरेट डायलॉग बोलूंगा कि यहाँ स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा रहा था। खैर, ये सब देखकर जेफरी हनीफ से कहता है कि ये सब फिर से हो रहा है। अब हनीफ नादिया को बताता है कि ऐसा पहले भी 25 साल पहले हो चुका है जब ऑर्फनेज के एक रूम में आग लग गई थी और वहाँ रूम में 3 लड़कियों की जलकर डेथ हो गई थी। उस टाइम पे ऑर्फनेज के बच्चे को पता चला कि मिस मीरा ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी जिसकी वजह से वो लड़कियां मारी गई। ये बातें जानकर उस टाइम हनीफ, जेफरी और एंटोन काफी डर गए थे और वो ऑर्फनेज से भागने की सोचते हैं, लेकिन वो बार बार घूमकर वहीं आ जा रहे थे। इसके बाद उन तीनों ने मिस्टर बांदी के साथ मिलकर मिस मीरा को एक रूम में बंद कर दिया था और जब उन्होंने वो रूम ओपन किया तब मिस मीरा मर चुकी थी। उन लोगों ने मिस मीरा की बॉडी को उसी रूम के फ्लोर में दफना दिया था। खैर, ऑर्फनेज में हस्बी रूम में अकेला था और सडनली उसे लगता है एज इफ उसका एक हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी हाथ से वो एक बड़ा स्टेपलर पिक करता है और अपने मुंह को स्टेपल कर लेता है। दूसरे रूम में हाकी एक टीवी के सामने बैठकर मिस मीरा की एक ओल्ड वीडियो टेप देख रहा होता है कि अचानक वो टेप बंद हो जाती है और टीवी के ऊपर उसे एक कटा हुआ सर दिखता है। हाकी वहां से भागकर हस्बी के रूम में पहुंच जाता है जहां हस्बी का मुंह स्टेपल्ड था और एक बार फिर उसके हाथ अपने आप ही चलने लगते हैं। हस्बी एक रैट गन को पिक करता है और हाकी को शूट करता है जिससे हाकी के पैर और शोल्डर्स में बुलेट लग जाती है। दूसरी तरफ हनीफ और बाकी लोग ऑर्फनेज वापस आते हैं और वो बच्चों को लेकर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ उन्हें हाकी कहीं नहीं दिख रहा था और वो उसे ढूंढने लगते हैं। नादिया यहीं रूम में बैठी हुई थी और उसे कुछ साउंड्स आने लगती है जिसे फॉलो करके वो मिस्टर बांदी के रूम में पहुंच जाती है। नादिया को मिस्टर बांदी के बेड के नीचे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स थी। इन फोटोज को देखकर नादिया रोने लगती है और वो इन फोटोज को हनीफ के पास लेकर जाती है। दोस्तों, ये फोटोज ऑर्फनेज की ही छोटी छोटी बच्चियों की थी जो वल्गर पोजीशंस में थी और इन्हीं इमेज में से एक इमेज में मिस्टर बांदी मिरर में दिख रहे थे जो कि कैमरा होल्ड किए हुए थे। इसका मतलब साफ था कि मिस्टर बांदी एक बहुत ही गंदा इंसान था जो ऑर्फनेज की बच्चियों के साथ गंदे काम किया करता था। अब सबको ये बात क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली में मिस मीरा को मिस्टर बांदी की ये बात पता चल गई थी और वो मुरनी और उन 3 लड़कियों को ऑर्फनेज से बचाकर मिस्टर बांदी से ही दूर ले जा रही थी
और इसीलिए मिस्टर बांदी ने उन 3 लड़कियों को मार डाला और मिस मीरा पर ब्लैक मैजिक करने का झूठा इल्जाम लगाया, जिससे इवेंचुअली मिस मीरा की डेथ हो गई। हनीफ ये सब जानकर शॉक हो जाता है क्योंकि इसे रियलाइज होता है कि उसने एंटोन और जेफरी ने 25 साल पहले अनजाने में मिस्टर बांदी का मिस मीरा को मारने में साथ दिया था, जो कि एक्चुअली में इनोसेंट थी। हनीफ रियलाइज करता है कि ये सब जो उनके साथ हो रहा है ये उनसे बदला लेने के लिए किया जा रहा है। इन्हीं में से एक फोटोग्राफ सिटी की भी थी और हनीफ को याद आता है कि मामन और सिटी ने ही उन सबको यहाँ बुलाया था। हनीफ को मामन और सिटी पर शक होने लगता है और इसलिए हनीफ सिटी को वो फोटोग्राफ दिखाता है। सिटी बताती है कि मिस्टर बांदी उन लड़कियों को सेक्सुअली हरास किया करता था और वो ये बात किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि मिस्टर बांदी ने 3 लड़कियों को एक रूम में बंद करके उन्हें जलाकर मार दिया था, जिससे वो डर गई थी। मिस्टर बांदी ने इन सब का इल्जाम मिस मीरा पे डाल दिया था और मिस मीरा एक पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, फिर भी वो उन लड़कियों को मिस्टर बांदी से बचाने के लिए ही ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है। लेकिन मिस्टर बांदी इससे पहले ही हनीफ, एंटोन और जेफरी की मदद से उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं और वहां उनकी डेथ हो जाती है। सिटी उन्हें बताती है कि आज यहाँ जो भी चल रहा है उसके बारे में वो सही में कुछ नहीं जानती। इसी बीच वो बच्ची जिसकी बॉडी उन्हें रोड साइड में मिली थी उसे होश आ जाता है और वो कार से निकलकर यहाँ आती है। एक्चुअली में वो बच्ची एक्सीडेंट में मरी ही नहीं थी, बस अनकॉन्शियस हो गई थी। वो लोग उसे संभालते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या उसे याद है कि पिकनिक की बस में क्या हुआ था। वो लड़की उन्हें बताती है कि पिकनिक से वापस आते वक्त बस का एक्सीडेंट हो गया था और एक वियर्ड सी वुमेन जो कि ब्लैक ड्रेस में कवर्ड थी वो बस में आई और उसके कुछ बोलने के बाद सभी बच्चे अपना सर पटकने लगे, लेकिन इस लड़की ने उस वक्त हेडफोन्स लगा रखे थे और इसीलिए उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो बस से उतरकर हेल्प के लिए ही भाग रही थी, बट तभी उसका एक्सीडेंट हनीफ की कार से हो गया था। ये सब सुनकर हनीफ को मिस्टर बांदी पे बहुत गुस्सा आता है और वो रूम में जाकर मिस्टर बांदी का गला दबाकर उन्हें मारने लगता है, लेकिन नादिया उसे आकर रोकती है। यहीं उसी फोटोग्राफ बॉक्स में उन्हें एक फोटोग्राफ मिलती है जिसमें उन्हें समझ आता है कि मुरनी मिस मीरा की डॉटर थी। अब हनीफ समझ जाता है कि ये सब ब्लैक मैजिक के पीछे और कोई नहीं बल्कि मुरनी ही है। वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बाहर ईवा पजेस हो जाती है और वो कार पर जोर जोर से अपना सर पटकने लगती है। हनीफ यहाँ मुरनी का नाम लेकर उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा करते ही मुरनी वहाँ आ जाती है और हनीफ का गला दबाने लगती है। नादिया उसे रोकने के लिए एक रॉड उठाती है, बट रानी पजेस्ड होकर नादिया के सर पे ही एक ब्रिक से हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। नाउ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नादिया को होश आता है और वो बाकी सबको ढूंढने लगती है। वो अंदर देखती है कि मुरनी अपनी पावर से सभी लोगों को कंट्रोल कर रही थी और उन्हें हार्म पहुंचा रही थी। नादिया उन्हें बचाने के लिए अंदर जाने का ट्राई करती है, बट सभी रूम्स क्लोज थे। नादिया उसी रूम में जाती है जहां मिस मीरा की डेथ हुई थी और वो यहाँ काफी सारे कैंडल्स देखती है, जिससे इट वाज क्लियर कि मुरनी कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाली थी। नादिया यहाँ मुरनी को समझाने की कोशिश करती है कि हनीफ, एंटोन और जेफरी उस समय बच्चे थे और उन्हें नहीं पता था कि मिस मीरा इनोसेंट थी, यानी कि उन्होंने गलती से मिस मीरा को मारने में मिस्टर बांदी का सहयोग किया। मुरनी कहती है कि यह भी एक तरह का सिन ही है जो हनीफ, एंटोन और जेफरी ने किया था। नादिया मुरनी से पूछती है कि उसने पिकनिक पर गए हुए उन बच्चों को क्यों मारा, जिस पर मुरनी रिप्लाइज कि इस ऑर्फनेज में पल कर बड़े होने से अच्छा उनका मर जाना बेहतर था। इस पॉइंट पे हम ये समझ जाते हैं कि मुरनी अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो किसी को भी मार सकती है। इसके बाद मुरनी नादिया की तरफ एक डैगर फेंक कर कहती है कि अगर नादिया इस डैगर से अपने हस्बैंड हनीफ को मार देगी तो वो उसे और उसके बच्चों को जाने देगी। वहीं हाकी को एक डैगर मिलता है और वो इससे मुरनी पर अटैक करता है। मुरनी हाकी को मारने ही वाली थी कि तभी नादिया अपने डैगर से उसका सर काट देती है, बट मुरनी इतनी पावरफुल थी कि वो अपने कटे हुए सर को वापस अपनी बॉडी पर अटैच करके उन पर अटैक करती है। नादिया वहीं जल रहे एक रिचुअल कैंडल को मुरनी पर फेंक देती है और सभी लोग वहां से बाहर भाग जाते हैं। इस पूरी जगह पे आग लग जाती है और ये लोग मिस्टर बांदी को अंदर ही छोड़ देते हैं, जिससे उसकी जलकर शायद मौत हो जाती है। तो इसके बाद सीन कुछ टाइम आगे शिफ्ट होती है जहां सब कुछ ठीक हो गया है और नादिया और सिटी हाकी को स्कूल से पिकअप करने आए हैं। लेकिन तभी नादिया को कार के रियर व्यू मिरर में मुरनी की झलक दिखती है और जब नादिया कार से उतर कर देखती है तो वहां कोई नहीं था। इंसान को फॉरेस्ट में भागते हुए देखते हैं और उसके हाथ में एक बैग था। भागते हुए वो एक पुराने घर में घुस जाता है जहां वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है कि तभी उसके सामने एक बॉल रोल होते हुए आती है।
यह इंसान इस बॉल को उठाकर एक कमरे की तरफ बढ़ता है जहां वो कुछ तो अजीब देखता है, बट देन इससे पहले वो भाग पाता कोई अदृश्य शक्ति उसे कमरे के अंदर खींच लेती है, जिसके बाद हमें बस उस इंसान के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर मूवी की मेन लीड पे फोकस करता है जिसका नाम राया था। राया एक सिंगल मदर थी जिनकी 2 बेटियां थी नेम्ड रीना एंड इजा। साथ ही राया काफी फेमस राइटर थी। राया का अपने हस्बैंड दानी से डिवोर्स हो गया था क्योंकि इनके बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग गई थी। खैर, एक दिन राया को हिल्डा नाम की एक लेडी का कॉल आता है जो कि काफी रिच थी और वो राया से पर्सनली मिलना चाहती थी। बट द थिंग वॉज कि उन्होंने राया को मिलने एक ग्रेवयार्ड में बुलाया था, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। ग्रेवयार्ड पहुंचकर राया को पता चलता है कि वहां उससे मिलने मिसेस हिल्डा नहीं बल्कि हिल्डा की माँ आई थी जिनका नाम अलीन था। अलीन राया को बताती है कि वो राया से एक ऑटोबायोग्राफी लिखवाना चाहती हैं और उन्होंने राया को यहाँ ग्रेवयार्ड में इसलिए बुलाया क्योंकि वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इसी ग्रेवयार्ड में बिताती हैं नियर हर लव्ड वंस जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे। अलीन बताती है कि उनके लिए फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपनी बातों के दौरान एलिन बहुत इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन बीच बीच में वो काफी स्ट्रेंजली अपने आप को कर्स्ड बता रही थी। अलीन को ऐसी हालत में देखकर हिल्डा फौरन अपने बॉडीगार्ड से अलीन को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। अब हिल्डा राया को बताती है कि वो आज काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि अलीन एक इंट्रोवर्ट है और वो आसानी से किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस नहीं करती। इनफैक्ट उन्होंने आज तक हिल्डा से भी अपने पास्ट के बारे में कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया है। हिल्डा खुश थी कि अलीन किसी के साथ तो शेयर करने के लिए रेडी हुई। हिल्डा राया को बताती है कि अलीन बार बार ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए राया को अलीन के साथ रहकर ही उनके बायोग्राफी पे काम करना होगा। हिल्डा उसके लिए सब कुछ अरेंज करवा देगी और इस तरह से वो शांति से ऑटोबायोग्राफी पे फोकस भी कर पाएगी। राया के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि रीना और ईजा के वेकेशन स्टार्ट हो गए थे और इस असाइनमेंट पे काम करते हुए वो अपने बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएगी विदाउट वरीइंग अबाउट अदर थिंग्स। इसीलिए राया हाँ कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में हम राया, उसकी दोनों डॉटर्स दानी को एलिन के घर के बाहर देखते हैं एंड टू आवर सरप्राइज ये वही घर था जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था, बट नाउ इट वाज रेनोवेटेड। ये लोग अंदर जाते हैं जहां राया को टेबल पे कई सारी फाइल्स वगैरह रखी हुई मिलती हैं और तभी उसे हिल्डा का कॉल आता है। हिल्डा राया को बताती है कि अलीन की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, इसीलिए वो उनसे मिल नहीं पाएगी। ऑल्दो बायोग्राफी के लिए जो भी फाइल्स या पेपर वर्क्स की जरूरत होगी वो सब घर में ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ हम दानी को देखते हैं जो कि घर के बाहर घूम रहा था और उसे घर के ठीक सामने एक कैट की रॉटन डेड बॉडी दिखती है। अब दानी वॉज वेरी सुपरस्टिशियस और उसका मानना था कि किसी कैट की डेड बॉडी मिलना एक बहुत बुरा अपशकुन होता है, लेकिन राया दानी की बातों को फालतू बताते हुए कहती है कि वो अपने हाथ से इतना अच्छा असाइनमेंट नहीं जाने देगी। अब दानी और राया इस बात पे लड़ने लग जाते हैं और दानी यहाँ से चला जाता है। दानी के जाने के बाद राया काइंड ऑफ अपसेट हो जाती है और वो दानी की कही बात से अपना ध्यान हटाने के लिए सामान वगैरह सेट करने में लग जाती है। यहाँ राया नोटिस करती है कि लगेज रूम में उनका सामान थोड़ा बिखरा हुआ था, एज इफ किसी ने उसे छेड़ा है। घर में घूमते वक्त राया को ऐसा फील होने लगता है एज इफ कोई उस पर नजर रख रहा है। इतने में ही उसे एक डोर अपने आप खुलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन राया अपने आप को समझाती है कि पुराने घर में इस तरह की चीजें होती ही हैं और इसमें डरने जैसी कोई चीज नहीं है। रात को डिनर के बाद अचानक ही पावर कट हो जाती है और जब राया एक कैंडल जला रही होती है तब एज एन ऑडियंस हम उसके ठीक पीछे एक डिमोनिक फिगर को नोटिस करते हैं जो कि लाइट आते ही डिसअपियर हो जाता है। राया को लाइट आते ही अपने सामने के टेबल पर एक डॉल मिलती है जिसे ले जाकर वो अपने रूम में रख लेती है और सोने चली जाती है। तभी एज व्यूअर्स हम उस डॉल का हेड टर्न होते हुए देखते हैं और राया अपने सामने एक यंग लड़की को देखती है जो कि अजीब सी अपीयर हो रही थी। ये लड़की काइंड ऑफ क्रॉल करते हुए उसकी तरफ आ रही थी और अचानक ही राया की नींद खुल जाती है, विच मेंट कि वो बस सपना देख रही थी। अब यहाँ से राया घर के बाहर उसी सेम लड़की को पॉन्ड के पास देखती है और उस लड़की ने अपने हाथ में वही डॉल ले रखी थी जो राया को टेबल से मिली थी। राया फौरन पॉन्ड के पास जाती है जहाँ उसे वो लड़की तो नहीं मिलती लेकिन वो डॉल वहीं पड़ी थी। खैर अगली सुबह राया मेन डोर पर बैठकर चाय पी रही थी, तभी उसे अपने सामने एक स्विंग अपने आप ही स्विंग करता हुआ दिखता है और इसके बाद एक छोटी बच्ची उसकी आंखों के आगे से फॉरेस्ट की तरफ भागती है। राया उस बच्ची के पीछे जाती है और यहाँ अगर वो अपने सामने एक ग्रेव देखती है। राया उस ग्रेव को चेक कर ही रही थी कि तभी मिस्टर सूर्यवान यहाँ आते हैं जो कि राया को आवाज लगाते हैं। सूर्यवान राया को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि वो इस विलेज के हेड है और मिसेस हिल्डा ने उन्हें राया का ख्याल रखने के लिए भेजा है। राया सूर्यवान से पूछती है कि ये किसकी ग्रेव है, जिस पे सूर्यवान उसे बताते हैं कि ये ग्रेव मिस्टर विलियम की है।
मिस्टर विलियम ने ही उस घर को बनाया था जिसमें अभी राया ठहरी हुई थी। ब्रेकफास्ट के दौरान एजा और रीना राया को बताते हैं कि लास्ट नाइट उन दोनों को कुछ साउंड्स आ रही थी जो कि किसी म्यूजिक बॉक्स की थी। अब राया को ऐसा लगता है कि रीना ने एजा को डराने के लिए उसके साथ ऐसी हरकत करी होगी और इसलिए राया उन दोनों के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब दोपहर के दौरान रीना को किसी की शैडो दिखती है जो कि घर में एक रूम की तरफ जा रही थी। रीना भी उस रूम की तरफ जाने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि रीना घर के एक अबैंडन्ड रूम के बाहर खड़ी थी और रूम का डोर ओपन करते हुए शी रियलाइजेस कि डोर अंदर से लॉक्ड था। रीना गैप के अंदर हाथ डालकर डोर का लैच हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके हाथ को होल्ड कर लिया है और वो उसे रूम के अंदर खींच रहा है। रीना अपने हाथ किसी तरह छुड़ाती है और उसका शोर सुनकर राया यहाँ आ जाती है। वो रीना को संभालती है और इन दोनों के जाते ही हम उस रूम के नीचे से पानी बाहर की तरफ फ्लो करता हुआ देखते हैं। एनीवेज, उस दिन राया लेट नाइट तक काम करने के बाद जब सोने ही वाली थी तभी उसे पास ही का एक पियानो अपने आप प्ले होता हुआ सुनाई देता है। राया पियानो वाले रूम की तरफ जाती है और वो देखती है कि पूरे हॉल में किसी के पैरों के निशान थे जो कि कीचड़ में सने हुए थे। वो पियानो वाला रूम पहुंचती है जहां उसे पियानो के ऊपर वही डॉल रखी हुई दिखती है। इतने में ही राया को ऐसा फील होता है एज इफ कोई अभी अभी उसके पीछे से भागा हो। राया को ये डॉल काफी क्रीपी लग रही थी, इसीलिए वो इस डॉल को यहाँ से हटाकर ड्रॉर में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ हम एजा को देखते हैं जिसे सोते वक्त किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। आंख खोलने पर वो अपने सामने एक छोटी लड़की को खड़ा देखती है और वो डर के मारे अपने कंबल में छिप जाती है। नेक्स्ट सीन में हम राया को अपने बेड पे सोते हुए देखते हैं जहां वो क्रीपी सी बच्ची उसके पीछे आती है और उसके बालों से खेलते हुए बेड पर लेट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब राया उठती है तब वो अपने बेड पर बहुत सारा कीचड़ देखती है और वो सोचती है कि ये जरूर इजा का काम होगा। राया इजा के रूम की तरफ चल देती है जहां वो उसके रूम के बाहर वही मडी फुटप्रिंट्स देखती है जिससे वो श्योर हो जाती है कि ये सब इजा ने ही किया था। इजा के रूम के बाहर आते ही राया नोटिस करती है कि इजा किसी से बात कर रही थी, लेकिन रूम के अंदर कोई नहीं था। खैर, थोड़ी देर बाद यहाँ मिसेस हिल्डा आती हैं जो कि अपने साथ कुछ और फाइल्स लेकर आई थी। राया और हिल्डा आपस में बात करने बैठ जाते हैं जहाँ राया हिल्डा से पूछती है कि क्या इस घर में कभी कोई छोटी बच्ची रहा करती थी। इस पर हिल्डा उसे बताती है कि उसे इस घर के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट उसे इतना पता है कि इस घर को कई साल पहले किसी मिस्टर विलियम नाम के आदमी ने बनाया था और उनके गुजर जाने के बाद ये घर कई साल तक खाली रहा था, जिसके बाद अलीन के कहने पर हिल्डा ने ये घर खरीद लिया। हिल्डा राया को बताती है कि अगर वो इस घर के बारे में और जानना चाहती है तो उसे मिस्टर सूर्यवान से बात करनी चाहिए। राया को ऐसा फील होने लग गया था कि कहीं ना कहीं अलीन का इस घर से कोई कनेक्शन तो है और इसी सिलसिले में वो खोजबीन करने अलीन के कजन मिस्टर यांडो के पास जाने का डिसाइड करती है। मिस्टर यांडो के यहाँ आकर राया फाइंड्स आउट कि यांडो घर पे नहीं थे, इसीलिए राया यांडो के असिस्टेंट को अपना नंबर देकर चली आती है। दूसरी तरफ घर पे रीना अपना हेडफोन खोजते हुए इजा के रूम में एंटर करती है जहाँ उसे एक बार फिर वही लड़की दिखने लगती है और वो लड़की फिर उसी अबैंडन्ड रूम की तरफ जाने लगती है। रीना उस लड़की का पीछा करने लगती है और यहाँ आकर उसे एक पुराना बाथ टब दिखाई देता है जो कि पूरी तरह कीचड़ से भरा हुआ था और उसमें से रीना को वही लड़की निकलती हुई दिखती है जो कि अब उस कीचड़ में पूरी तरह कवर हो गई थी। राया के वापस आने पर रीना उसे बताती है कि घर में उसे अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हो रहे थे और उसे यहाँ अब डर लगने लग गया था, लेकिन इजा को इन दोनों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो इन दोनों को इग्नोर करते हुए कोई ट्यून हम किए जा रही थी। राया इजा से पूछती है कि वो क्या गा रही है, जिस पर इजा रिप्लाइज कि उसकी दोस्त ने उसे ये गाना सिखाया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीना अपने रूम में बैठकर कुछ पढ़ रही थी कि तभी वो देखती है कि इजा बिना बोले घर से बाहर फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ी है। रीना इजा के पीछे जाते हुए उसे डांटती है, लेकिन इजा का कहना था कि यहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ आई है। रीना इजा को लेकर घर जाने लगती है और घर वापस जाते वक्त वो दोनों मिस्टर विलियम की ग्रेव को नोटिस करते हैं, जिसे देखकर इजा रीना को बताती है कि ये ईविल ग्रैंडपा की ग्रेव है जो अपनी ग्रैंड डॉटर को हमेशा डांटते रहते थे। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि इजा ने ऐसा क्यों कहा और पूछने पर इजा बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे ये सब बताया है। वो दोनों यहाँ से घर के पास आ जाते हैं और यहाँ आते ही उन्हें घर की विंडो पर वही डिमोनिक फिगर दिखता है जिसे हमने उस रात राया के पीछे देखा था। रीना और इजा इसे देखकर बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और तभी राया यहाँ आ जाती है और उनके आते ही वो डिमोनिक फिगर विंडो से डिसअपियर हो जाती है। रात को राया अपना काम कर रही थी, तभी उसके रूम में चीजें अपने आप ही मूव करने लगती हैं और इसी बीच में राया को एक कॉल आती है जो कि मिस्टर यांडो की थी। मिस्टर यांडो राया को बताते हैं कि वो अलीन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, बट वो इतना बता सकते हैं कि अलीन के फादर और मदर की शादी नहीं हुई थी और अलीन की मदर एडलीन इसी बीच प्रेग्नेंट हो गई थी।
एडलीन के फादर ने अलीन के फादर को खरी खोटी सुनाकर एडलीन से दूर जाने के लिए कहा और इसके बाद एडलीन को अपने साथ ही रख लिया। कुछ समय बाद एडलीन की एक बेटी हुई अलीन, जिसे कुछ साल बाद अचानक ही एक नर्स उसके डैड के पास छोड़कर चली गई। राया को एडलीन के बारे में और जानना था, लेकिन डिस्टर्ब नेटवर्क के कारण कॉल कट हो जाती है। बाहर आकर राया देखती है कि हॉल में फिर से मडी फुटप्रिंट्स आ गए थे, जो कि घर के बाहर फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। अंदर स्टडी रूम में वापस आने पर वो देखती है कि उसके सारे पेपर्स वगैरह यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे और वॉल पर लिखा हुआ था लिलिस। नेक्स्ट डे राया मिस्टर सूर्यवान के यहाँ जाती है और उनसे उस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछती है और यहाँ मिस्टर सूर्यवान उसे बताते हैं कि उस घर के ओनर मिस्टर विलियम एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी थे और उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी बेटी एडलीन के साथ ही रहा करते थे। एक दिन एडलीन भी अपने बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई, जिसके बाद विलियम और भी ज़्यादा एक्सेंट्रिक बिहेव करने लग गए थे और फाइनली उन्होंने एक दिन अपनी जान ले ली। मिस्टर सूर्यवान बताते हैं कि मिस्टर विलियम के ग्रैंड चाइल्ड का उनकी डेथ के बाद कुछ पता नहीं चला और तब से ये घर हॉन्टेड है। इस पॉइंट पर राया समझ गई थी कि एडलीन ही अलीन की मदर थी, जिसे जन्म देते वक्त एडलीन की डेथ हो गई थी और मिस्टर विलियम अलीन के ही ग्रैंडफादर थे। अलीन ने इसीलिए मिसेस हिल्डा को यह घर खरीदने के लिए कन्विंस किया था। अब राया मिस्टर सूर्यवान से लिलिस नाम के बारे में पूछती है, जो कि उसने लास्ट नाइट अपने स्टडी रूम की वॉल पर देखा था। मिस्टर सूर्यवान उसे बताते हैं कि ये नाम उस सर्वेंट का था जो कि मिस्टर विलियम के यहाँ काम करती थी। राया लिलिस के घर जाती है, जहाँ उसे लिलिस के बारे में पता चलता है कि लिलिस एक नर्स हुआ करती थी और यहाँ राया समझ जाती है कि लिलिस ही वो नर्स थी जिसने अलीन को उसके ग्रैंडफादर मिस्टर विलियम की डेथ के बाद उसके डैड के पास पहुँचा दिया होगा। यहाँ लिलिस के घर पे इजा को एक म्यूजिक बॉक्स मिल जाता है और इजा उसे लेने की जिद करने लगती है। इजा बताती है कि ये म्यूजिक बॉक्स उसकी फ्रेंड को पसंद आ गया है। उसके जिद करने पर वो म्यूजिक बॉक्स उसे दे दिया जाता है। घर वापस आकर रात को जब राया की काम करते वक्त आंख लग जाती है, तब अचानक ही हम उस लड़की को राया के पास देखते हैं और वो चिल्लाकर राया को नींद से जगा देती है। लेकिन राया की आंख खुलते ही वो लड़की यहाँ से गायब हो चुकी थी। राया नोटिस करती है कि उसके लैपटॉप पर एलिस वर्ड टाइप हुआ था और तभी स्टोर रूम से अचानक ही कुछ आवाज आने लगती है। वहां जाकर देखने पर राया को कुछ ओल्ड लेटर्स मिलते हैं जो किसी प्रेग्नेंट लेडी ने अपने लवर या अपने हस्बैंड को लिख रखी थी और ये पढ़कर राया समझ जाती है कि ये लेटर्स एडलीन के थे जो उसने अपने लवर को लिखी थी। इन्हीं लेटर्स में एक और लेटर भी था जिसकी राइटिंग बाकी लेटर्स से अलग थी और ये लेटर था मिस्टर विलियम का, जो कि उन्होंने अपनी डेड वाइफ को लिखा था। इस लेटर में मिस्टर विलियम ने कुछ ऐसा लिखा था, उन्होंने तुम्हारा फेवरेट चीज तोड़ दिया है, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उन्हें पनिश जरूर करूंगा। ये सब पढ़कर राया समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ विलियम लेटर में किन लोगों की बात कर रहे थे और इतने में ही राया के सामने वो लड़की एक बार फिर अपीयर हो जाती है और उसके पीछे जाने पर वो उसी डॉल को देखती है। इस डॉल को उठाकर देखने पर राया नोटिस कि डॉल पर एलिस लिखा हुआ था, विच मीन्स कि इजा की उस इनविजिबल फ्रेंड का नाम एलिस था। अब राया उस म्यूजिक बॉक्स को ओपन करती है जिसमें उसे एडलीन और अलीन के साथ ही अलीन की हूबहू दिखने वाली एक और लड़की दिखती है और इन सब चीजों को जोड़कर देखने पर राया को समझ आता है कि एडलीन की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का नाम था एलिस और अलीन। लेटर में मेंशन की गई चीज एक शो पीस थी जो कि मिस्टर विलियम की वाइफ का फेवरेट हुआ करता था और लेटर में वो लोग शब्द और किसी को नहीं बल्कि एलिस और अलीन को ही रेफर कर रहा था जिन्होंने गलती से इस शो पीस को तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ राया को ये नहीं पता था। तभी राया के सामने एलिस की घोस्ट आती है जो उसे फॉरेस्ट में ग्रेव की तरफ जाने के लिए इशारा करती है। राया इस ग्रेव को खोदती है जिसमें मिस्टर विलियम की एक डायरी रखी हुई थी। इस डायरी में विलियम ने लिखा हुआ था कि उस दिन एलिस और अलीन ने खेलते वक्त वो शो पीस तोड़ दिया था और पूछने पर एलिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि शो पीस को उसने ही तोड़ा है। विलियम को बहुत गुस्सा आया और उसने एलिस को पनिश करने के लिए उसे बहुत मारा एंड देन उसे बाथ टब में छोड़ दिया जहां डूबकर उसकी मौत हो गई थी। विलियम ने लिखा था कि वो उस समय शराब के नशे में था और उसे बिल्कुल होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है और होश में आने पर उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है और गिल्ट में उसने अपने आप को ही मार डाला। तभी वो डिमोनिक फिगर राया पे अटैक कर देता है और राया किसी तरह यहाँ से बचकर रीना और इजा को लेकर मिस्टर सूर्यवान के यहाँ भागती है। यहाँ आकर वो उस डायरी में लिखी बातों को ध्यान से पढ़ती है और उसे रियलाइज होता है कि उस घर में जो वो डिमोनिक फिगर है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर विलियम ही है। मिस्टर विलियम नहीं चाहते कि उनके राज के बारे में कोई जान पाए, इसलिए वो लोगों को मार देते हैं।
वो बच्ची जो उसे देख रही थी वो एलिस की घोस्ट थी, जो कि उसे अपनी डेड बॉडी ढूंढने में हेल्प कर रही थी ताकि उसे मुक्ति मिल सके। बट विलियम की घोस्ट की वजह से कोई भी उस घर में एलिस की बॉडी नहीं ढूंढ पाता। यहाँ अचानक ही रीना पजेस्ड हो जाती है और उसी घर की तरफ चल देती है। राया भी उसके पीछे जाती है और ये लोग चलते चलते घर के पास वाली पॉन्ड के पास पहुंच जाते हैं। पॉन्ड को देखकर राया अनुमान लगाती है कि शायद इसी में एलिस की बॉडी होगी और इसीलिए वो पॉन्ड को खोदना शुरू कर देती है। लेकिन तभी यहाँ मिस्टर विलियम का घोस्ट आ जाता है और वो राया को चोक करने लगता है। इस पॉइंट पे यहाँ अलीन आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, और उनके साथ एलिस की घोस्ट भी आती है और वो दोनों विलियम की घोस्ट को बोलते हैं कि वो उसे माफ करती हैं और अब वो मुक्त हो सकते हैं। विलियम का घोस्ट राया को छोड़ देता है, जिसके बाद राया एलिस की बॉडी को ढूंढ लेती है। एलिस और विलियम दोनों की घोस्ट को मुक्ति मिल जाती है और इसी के साथ एलिन भी शांति से मर जाती है। फिल्म के लास्ट कुछ सीन में हम देखते हैं कि राया ने एलिन एंड एलिस नाम की बायोग्राफी पूरी कर ली है और इसके साथ ही वो डैनी के साथ वापस रहने लग गई थी, क्योंकि इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद डैनी और राया को फैमिली के इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रूमा बिलांदा फिल्म की कहानी। और यहाँ मैं एक स्मॉल डिटेल मेंशन करना चाहूँगा, विच इज़ कि शो पीस दरअसल एलिन से टूटा था, लेकिन एलिस जो कि एलिन से बहुत प्यार करती थी, उसने एलिन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। एलिन को एलिस की घोस्ट दिखती थी और इसलिए वो अपने आप को कर्स समझती थी। एलिन के जिंदगी के कुछ ही दिन बचे थे और मरने से पहले वो पता लगाना चाहती थी कि एलिस के साथ आखिर क्या हुआ था। इसीलिए उसने राया को इस काम पे लगा दिया एंड फाइनली वो अपने नाना मिस्टर विलियम और अपनी लविंग सिस्टर एलिस के मुक्ति के बाद खुद भी फ्री हो गई। ये सारी एक्सपीरियंस ने राया और उसकी फैमिली को काफ़ी क्लोज कर दिया और उन्हें फैमिली का इंपॉर्टेंस भी समझा दिया।